हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राशि एकेडमी एमपी बोर्ड। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर क्रमांक 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 3 आज हम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक होगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन को हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था जिसका नाम पुमंग था। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता था और उस पुंकेसर की संरचना को भी हमने देखा था, जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही थी। सबसे पहली संरचना का जो नाम था वो था परागकोश, उसके बाद था संयोजी, इसके पश्चात था पुतंतु। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो मेल पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने पुष्प में नर जनन अंग को देखा था। और जैसे कि उस नर जनन अंग का नाम क्या था? पुमंग। क्या नाम था उसका? पुमंग। पुमंग संयुक्त रूप से कहा जाता है, लेकिन इसकी एक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी एक इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, हमने पुंकेसर के बारे में पढ़ा था। पुंकेसर की संरचना भी देखी थी कि पुंकेसर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और उसमें कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती है। तो ये जो सबसे नंबर 1 पर जो संरचना होती है इसका नाम होता है परागकोश। ठीक, हमने परागकोश की संरचनाएं पढ़ी थी। परागकोश के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की 4 पराग भित्तियों के बारे में भी जाना था। अब इसी परागकोश के अंदर क्या होता है कि पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये जो पराग कणों का जो निर्माण होना ही कहलाता है लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। पराग कणों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आप सभी को समझ आया कि जो पराग कण होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, जो नर जनन अंग होता है उसके किस भाग में होता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में माइक्रो स्पोरोजिनेसिस कहा जाता है। हमको सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो आप सभी को जैसे मैंने बताया कि जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु जनन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो पुंकेसर के जो परागकोश होते हैं, परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं? लघु बीजाणु धानियां होती है। और उन लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होता है? तो उसमें होता है पराग कणों का निर्माण, या जिसे हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक, तो इसको हम परिभाषा के रूप में अगर लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि परागकोश के भीतर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। अभी हम इसे लघु बीजाणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये अपना क्या कर रहे हैं? केवल विकास कर रहे हैं। जिस दिन ये अपना विकास पूरा कर लेते हैं, एक परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, तब जाकर के जो है हम इसे नर युग्मकोद्भीत परागकण के रूप में जानते हैं। तो परागकोश के भीतर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। ये हमारे पास में आ गई इसकी परिभाषा कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। लघु बीजाणु जनन परागकोश के भीतर लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि लघु बीजाणु जनन होता कैसे है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो परागकोश की संरचना देखना पड़ेगी, क्योंकि परागकोश के भीतर ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर ही किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का। तो परागकोश की संरचना को हम दोबारा से एक बार देखते हैं। आप सभी ने परागकोश की संरचना को बहुत अच्छे से समझा है प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने परागकोश की संरचना को देखा था, तो आप सभी को पता था कि कुछ परागकोश की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम एक परागकोश को इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे या इसी अनुप्रस्थ काट काटे, तो हमको कुछ इस तरीके से जो है संरचना दिखाई देती है। और इनमें जो येलो कलर से आपको 4 सर्कल बनाए जा रहे हैं, 4 गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं हम इन्हें, लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, आपको छोटे छोटे उत्तक मिलते हैं। जैसे यहां पर हमने कुछ उत्तक बना दिए, तो ये उत्तकों को हम जो है बीजाणु जनन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन उत्तक। यही बीजाणु जनन उत्तक आगे चल के पराग कणों का निर्माण करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, यही प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन है। तो हम केवल अभी जो है परागकोश की संरचना में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बता रहे हैं। जैसे कि अब परागकोश के जो लघु बीजाणुधानी है उसके तरफ आपको कुछ परतें दिखाई देती है। इन परतों को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश की भित्तियां या परतें। अब इसमें मैंने परागकोश की भित्तियों के चारों के नाम नहीं लिखे, संयुक्त रूप से बता दिए। आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हो अगर संरचना के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन जानना, ना कि परागकोश की संरचना को देखना। लेकिन परागकोश की संरचना को समझने के लिए हमको परागकोश की भित्तियों को भी देखना पड़ेगा कि परागकोश की भित्तियां भी यहाँ पर है। जैसे कि बाह्य त्वचा है, जिसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद में है अंतःस्थीयम, जिसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लोग मिडिल लेयर बोलते हैं। इसके बाद आती है टेपिटम। परागकोश की संरचना में हमने चारों भित्तियों का अपना अपना एक कार्य देखा था कि कौन कौन सी भित्ति क्या कार्य करती है, जिसमें कि हमको पता चला था कि टेपिटम जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परत होती है, और अंतःस्थीयम होती है, क्योंकि अंतःस्थीयम जो होती है वो आर्द्रता को ग्रहण करने का काम करती है। तो टेपिटम क्या करती है कि जो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन उत्तक होते हैं, जिससे क्या बनना है आगे भविष्य में, परागकण बनना है, तो उनको क्या देने का काम करती है, तो वो पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है। अब ये आपको संरचना समझ में आ गई होगी। अब इसी के अंदर क्या होगा कि इन चारों लघु बीजाणुधानियों के अंदर जो है बीजाणु जनन उत्तक पाए जाएंगे, और ये बीजाणु जनन उत्तक जो हो गए ये चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे, और परागकण बनने का जो प्रोसेस है वो होगी, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि इसमें लघु बीजाणु जनन उत्तक है, तो सबसे पहली प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये जो लघु बीजाणु जनन उत्तक होते हैं ये अपना क्या कर लेते हैं, आकार बढ़ाते हैं। इनसे सबसे पहले तो क्या होता है कि हम इसको अगर फ्लो चार्ट में देखें तो लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु जनन उत्तक होते हैं उनसे कोशिकाएं बनती है। उन कोशिका को हम जो है वो कहते हैं लघु बीजाणु कोशिकाएं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, लघु बीजाणु कोशिकाएं। ये जो लघु बीजाणु कोशिकाएं होती है ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, द्विगुणित होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर सेल होती है, लघु बीजाणु कोशिका होती है, ये क्या कर लेती है, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास में परागकोश है। इन परागकोश में लघु बीजाणुधानियां है।
तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये लघु बीजाणु क्या है, कोशिकाएं है, ठीक है, ये 2n है। अब इसी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या करती है, लघु बीजाणु कोशिकाएं अपने आकार को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है। ये अपने आकार को बढ़ा लेती है, प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु कोशिका अपने ये अपने कोशिका अपने आकार को बढ़ा लेती है। ये अपने आकार को बढ़ा लेती है और यहाँ पर इनकी जो साइज होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। और जब इनकी साइज बड़ी हो जाती है, ये आकार को बढ़ा लेती है, तो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं बनती है, इन्हें हम कौन सी कोशिका कहते हैं, इन्हें हम पराग मात्र कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं हम इन्हें, पराग मात्र कोशिका, जिसे हम लोग पीएमसी बोलते हैं, या इन्हें हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को जो है हम इसे एमएमसी बोलते हैं। जैसे पीएमसी का मतलब होता है पराग पॉलन मदर सेल, क्योंकि जो पराग होते हैं उसको पॉलन बोलते हैं। और लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं हम लोग इसे। और ये जो कोशिकाएं होती है ये भी कैसी होती है, 2n होती है, यानी कि ये अभी तक के क्या हो रही, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, डबल है। अभी तक ये द्विगुणित है। अब क्या होता है कि इनमें से ये जो अलग अलग जो कोशिका है, तो इसमें से प्रत्येक पराग मात्र कोशिका या इसके अलावा जो लघु बीजाणु कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, अपने भीतर अर्धसूत्री विभाजन को करती है। किसको करती है, अब इसमें क्या होगा कि इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब आप सभी को पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं वो द्विगुणित से कैसे हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। अब जो अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के अंदर क्या करती है कि ये जो, जैसे हमने एक कोशिका ली, ये कौन सी कोशिका है, एमएमसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कैसी थी, 2n थी। अब ये 2n थी, जैसे ही इसने अपना क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किया, तो ये कितने भागों में बढ़ जाती है, तो ये दो कोशिकाएं बनाती है, जिनका केंद्रक कैसा होता है, अगुणित होता है। यहाँ ये द्विगुणित थी, लेकिन यहाँ पर कैसी हो गई, हेप्लॉइड हो गई, अगुणित हो गई। फिर इसके बाद ये दोनों कोशिकाएं आपस में क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करेगी, और ये कितनी कोशिकाएं बनाएगी, ये 4 कोशिकाएं बनाती है। ये 4 जो कोशिकाएं होती है, ठीक, ये चारों कोशिकाएं आपस में कैसी होती है, जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी होती है। तो ये जो जुड़ी हुई संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जैसे अर्धसूत्री सेकंड हो जाने के बाद में जो संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना को हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं हम लोग इसे। तो चतुष्क का निर्माण होता है। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो चारों कोशिकाएं होती है आपस में एक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलेस। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैलेस कहते हैं। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो पराग कोश की भित्तियां होती है उसमें एक परत कौन सी होती है, टेपिटम। कौन सी होती है, टेपिटम। ये टेपिटम क्या करती है, एक एंजाइम का स्त्रावन करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है कि ये जो कोशिकाएं होती है लघु बीजाणु चतुष्क, इनके बीच में जो कैलेज होता है, इस कैलेज को तोड़ देने का कार्य करती है।
ये कैलेज एंजाइम इन कोशिका के मध्य जो कैलेज की परत होती है उसको तोड़ देता है। इस कारण जो होते हैं ये चारों कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और ये जो चारों कोशिकाएं होती है यही क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं, या इन्हें ही जो है परिपक्व परागकण कहते हैं। अगर हम इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसे ये बता सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो लघु बीजाणु कोशिकाएं होती है, लघु बीजाणु कोशिका ये कैसी होती है, 2n होती है। लघु बीजाणु कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा लेती है, इसके बाद में क्या बनता है, तो आप बोलेंगे कि इसके बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। ठीक है, ये भी क्या होती है, 2n होती है। इनमें भी अभी क्या है कि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी है, दुगनी है। अब इसके बाद में क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा। और कौन से प्रकार का विभाजन होगा, अर्धसूत्री प्रथम होता है। तो इससे क्या बनते हैं, तो इससे बनेंगे दो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हम लिख सकते हैं कि जो दो कोशिकाएं बनती है, तो ये दो कोशिका हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक, हम इससे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, ये देखिए, ये हमने एक कोशिका बनाई थी, ये क्या हुई, 2n है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री प्रथम हुआ, तो हम लोग इसे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो ये कैसा हो गया, अभी इनके जो केंद्रक है, इनके केंद्रक में विभाजन हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि 2n से अलग अलग केंद्रक बन रहे अगुणित। अब यही कोशिका के अंदर क्या होगा, जब और विभाजन होगा, अर्धसूत्री द्वितीय, अर्धसूत्री सेकंड होगा, तो यही कोशिका आगे चल के क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड में बदल जाएगी। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है। अब ये संरचना क्या हो गई है, ये संरचना जो होती है इसे बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये जो रेड कलर से मैंने संरचना बनाई है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कैलेस। क्या नाम होता है, कैलेस। और अभी मैंने बताया था कि ये संरचनाएं आपस में कैलेस से जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये जो कैलेस होता है ये जब तक अलग नहीं होगा तब तक के चारों कोशिकाएं अलग होगी क्या, नहीं होगी। तो कैलेस को गलाने का काम कौन करता है, तो पराग जो भित्तियां होती है उसमें सबसे अंदर की तरफ एक भित्ति होती है जिसका नाम क्या होता है, टेपिटम। टेपिटम से क्या निकलेगा, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम किसको गलाएगा या किसको तोड़ेगा, कैलेज एंजाइम को। और इस तरीके से जो है चार परिपक्व क्या हो जाएंगे, पराग कण बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि पराग कणों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रश्न कई बार आता है एमपी बोर्ड में, क्वेश्चन जो है वो यहां पर बनता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। एक तो इसकी प्रक्रिया का वर्णन बोल सकते हैं, या तो इसका लघु बीजाणु जनन का रेखा चित्र बोल सकते हैं। ठीक है, रेखा चित्र में आपको कुछ नहीं करना है। रेखा चित्र में आपको ये बताना है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी, लघु बीजाणु कोशिका से, सॉरी, लघु बीजाणु कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, फिर उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा, जो चारों आपस में कैलेस से जुड़े होंगे। उन कैलेस को गलाने का काम कौन करेगा, कैलेज एंजाइम करेगा। इस प्रकार जो है एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से हमको कितने परागकण मिलते हैं, तो जवाब आता है 4 परागकण मिलते हैं। तो आई होप आप सभी को जो है
लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।